हेलो एवरीवन, आप सभी को आज के सामाजिक विज्ञान विषय के पाठ योजना में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस पाठ योजना में हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ योजना और वो विषय है भूगोल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पाठ योजना। यदि हमें किसी भी विषय का पाठ योजना बनानी हो तो सबसे पहले हम लोग को जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। अब जनरल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या होती है देखते हैं। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ योजना संख्या 15 लिखी हुई है। यहाँ पे आपको पाठ योजना संख्या लिखनी होती है, जितनी भी संख्या आपके पाठ योजना की होगी। उसके बाद यहाँ पे विद्यालय का नाम लिखेंगे। आप जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। उसके बाद छात्राध्यापक अथवा छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। यदि पुरुष होंगे तो छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे और महिला होंगे तो छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद कालांश मेंशन करेंगे। कालांश यानी कि पीरियड। आप जिस पीरियड में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस पीरियड के यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद है कक्षा है 9, विषय है सामाजिक विज्ञान। उसके बाद है प्रकरण है भारतीय मानसून, ठीक है। उसके बाद अवधि है 45 मिनट। किसी किसी विद्यालय में 35 मिनट या 40 मिनट भी होता है, तो आप अपने विद्यालय के हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे दिनांक मेंशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप किसी भी विषय का लेसन प्लान चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और इस विषय के अलावा यदि आपको किसी दूसरे विषय की भी पाठ योजना चाहिए हो तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य विषय संबंधित होता है, तो यहाँ पे आप सामाजिक विज्ञान विषय को ध्यान में रखकर लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में विषय और उपविषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा ये सब इसमें लिखेंगे। इसमें मिनिमम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए, पहला पॉइंट है छात्रों में भूगोल विषय के अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों में प्रकृति प्रेम की भावना जागृत करना। तीसरा पॉइंट है छात्रों को भौगोलिक तत्वों का ज्ञान कराना। उसका चौथा पॉइंट है छात्रों को भौगोलिक पृष्ठभूमि की जानकारी देना, ठीक है। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य कुछ ऐसे उद्देश्य जो कि टॉपिक से रिलेटेड उद्देश्य होता है, यानी कि जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसको सीखने के बाद बच्चों में क्या क्या बिहेवियर चेंज आएंगे और किन किन चीज़ों का विकास होगा, वो हमारे विशिष्ट उद्देश्य के अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। इसमें मिनिमम 3 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए, पहला पॉइंट है छात्रों को मानसून की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। दूसरा पॉइंट है छात्रों को ऋतु के प्रकार के बारे में सामान्य जानकारी होगी। तीसरा पॉइंट है छात्रों ऋतु के विभिन्न प्रकारों को वर्गीकृत कर पाएंगे। और चौथा पॉइंट है छात्र मानसून एवं ऋतु के बारे में पढ़ने में रुचि रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड। इसमें शिक्षक कौन कौन सा शिक्षण विधि प्रयोग कर पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन करना होता है। तो देखिए, व्याख्यान विधि, अवलोकन विधि, प्रदर्शन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, समस्या समाधान विधि इत्यादि, ठीक है। उसका शिक्षण सहायक सामग्री लिखेंगे। इनमें वो सभी सामग्री आते हैं जो शिक्षक पूरे कक्षा यानी पूरे 45 मिनट पढ़ाने में प्रयोग करता है, जैसे कि चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, चार्ट पेपर इत्यादि, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे पूर्व ज्ञान। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, छात्रों को मानसून के बारे में सामान्य जानकारी है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न किसी भी पाठ योजना का मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग कहा जाता है, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न बनाने में बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है। इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जिसको यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपका प्रस्तावना प्रश्न जो है आसानी से बन जाएगा, ठीक है, और कोई गलतियाँ भी नहीं होगी। तो इसका फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। इसका फॉर्मेट 3 कॉलमों से बनता है, ठीक है। पहला कॉलम में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप, ठीक है। इसमें मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं या मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें सभी प्रश्न और उत्तर एक दूसरे से संबंधित होते हैं, यानी कि इसमें क्रिस क्रॉस मेथड चलेगा, ठीक है। मतलब कि छात्राध्यापक के प्रश्न करने पर जो छात्र छात्रा उत्तर देंगे उसी उत्तर से छात्राध्यापक पुनः प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो क्रम संख्या में 1 लिखेंगे। उसका छात्राध्यापक जो प्रश्न करेंगे वो छात्राध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए प्रश्न क्या करते हैं, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं, उत्तर देते हैं 8 ग्रह, ठीक है। यहाँ पे देखिए 8 ग्रह उत्तर देते हैं छात्र छात्रा। तो इस 8 ग्रह सब से रिलेटेड ही एक प्रश्न छात्राध्यापक करेंगे, ठीक है। तो देखिए दूसरा प्रश्न करते हैं, 8 ग्रह में से कौन सी ग्रह में जीवन पाया जाता है। तो छात्र छात्र क्या उत्तर देंगे, उत्तर देते हैं पृथ्वी ग्रह, ठीक है। उसका छात्राध्यापक तीसरा प्रश्न करते हैं, पृथ्वी ग्रह पर ही जीवन क्यों संभव है।
तो छात्र छात्र क्या उत्तर देंगे? उत्तर देते हैं वायु के कारण। ठीक है। उसका छात्र अध्यापक चौथा प्रश्न करते हैं वायु कहाँ विद्यमान है? तो छात्र छात्र क्या उत्तर देंगे? उत्तर देते हैं वायुमंडल में। ठीक है। उसका छात्र अध्यापक पांचवा प्रश्न करते हैं वायुमंडल में होने वाली अल्पकालीन परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो छात्र छात्र क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं भारतीय मानसून। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भारतीय मानसून जो है हमारा प्रकरण था। तो अब प्रकरण आने के बाद छात्र अध्यापक पाठ की घोषणा करेंगे और कहेंगे बच्चों आज हम लोग भारतीय मानसून के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण पाठ को हमें सबसे अच्छा बनाना होता है कि जितना भी कंटेंट होता है टॉपिक का वो सब प्रस्तुतिकरण पाठ में रखते हैं। ठीक है। तो प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट 4 कॉलमों से बनता है। ठीक है। पहला कॉलम में लिखेंगे शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु यानी कि टीचिंग पॉइंट। ठीक है। इसमें हम कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे वो सब इसमें लिखेंगे। उसके बाद दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप। छात्र अध्यापक क्रियाकलाप यानी कि क्लासरूम में टीचर क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब इसमें लिखेंगे। ठीक है। उसका तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप और चौथा कॉलम में लिखेंगे श्यामपट कार्य। ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे भारतीय मानसून। ठीक है। और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं। भारत की जलवायु मानसूनी पवनों से बहुत अधिक प्रभावित है। ऐतिहासिक काल में आने वाले नाविकों ने सबसे पहले मानसून परिघटना पर ध्यान दिया था। पवन तंत्र की दिशा उलट जाने उत्क्रमण के कारण उन्हें लाभ हुआ क्योंकि उनके जहाज पवन के प्रवाह की दिशा पर निर्भर थे। अरबवासी जो व्यापारियों की तरह भारत आए थे उन लोगों ने पवन तंत्र के इस मौसमी उत्क्रमण को मानसून का नाम दिया। मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री उत्तर एवं 20 डिग्री दक्षिण के बीच रहता है। ठीक है। उसके बाद छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। ठीक है। और श्यामपट कार्य पर जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए हेडिंग देंगे भारतीय मानसून। उसके बाद लिखेंगे पहला पॉइंट भारत का जलवायु मानसूनी पवनों से बहुत अधिक प्रभावित है। दूसरा पॉइंट है मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में 20 डिग्री उत्तर एवं 20 डिग्री दक्षिण में स्थित है। ठीक है। उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को जो पढ़ा है बच्चों को कितनी अच्छी तरह से समझ में आया ये जानने के लिए बीच बीच में 1 या 2 प्रश्न करते हैं। तो देखिए प्रश्न है मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग कितने डिग्री पर स्थित है? तो छात्र छात्र क्या उत्तर देते हैं देखिए उत्तर देते हैं 20 डिग्री उत्तर एवं 20 डिग्री दक्षिण के बीच। ठीक है। उसके बाद आता है विकासात्मक प्रश्न। ठीक है। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को जो आगे पढ़ाएंगे उसके बारे में बच्चों को जानकारी है कि नहीं ये जानने के लिए 1 या 2 प्रश्न करते हैं। ठीक है। तो देखिए प्रश्न है प्राकृतिक अवस्थाओं के अनुसार वातावरण में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो छात्र छात्रा इसका उत्तर क्या देंगे? इसका उत्तर छात्र नहीं दे पाएंगे। इसका उत्तर छात्र नहीं दे पाएंगे तो कक्षा शिक्षक यानी आपके कर्तव्य है कि आप उस चीज़ को आप अच्छे से समझाएं बच्चों को। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे ऋतु। ठीक है। और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं ऋतु मानसूनी जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है। एक ऋतु से दूसरे ऋतु में मौसम की व्यवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। विशेषकर देश के आंतरिक भागों में ये परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होते हैं। तटीय क्षेत्रों के तापमान में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती है यद्यपि यहाँ उसी वर्षा के प्रारूपों में भिन्नताएं होती है। ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे ऋतु के प्रकार और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो क्या बताते हैं देखिए भारत में मुख्यतः 3 ऋतुओं को अनुभव करते हैं। ठीक है। तो कौन कौन सा ऋतु देखिए पहला है शीत ऋतु, दूसरा है ग्रीष्म ऋतु और तीसरा है वर्षा ऋतु। ठीक है। अब तीनों ऋतु के बारे में एक एक करके जानेंगे। तो देखिए पहला ऋतु शीत ऋतु। तो इसके बारे में छात्र अध्यापक क्या बताते हैं देखिए उत्तरी भारत में शीत ऋतु नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है जबकि उत्तरी मैदान में यह 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। दिन गर्म तथा रातें ठंडी होती है। उत्तर में तुषारपात सामान्य है तथा हिमालय के ऊपरी ढालों पर हिमपात होता है। ठीक है।
और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे, ठीक है। और श्यामपठ कार्य पर जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, शीत ऋतु हेडिंग देंगे, उसका लिखेंगे पहला पॉइंट, शीत ऋतु में तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। दूसरा पॉइंट है उत्तरी मैदान में 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। उसका तीसरा पॉइंट है हिमालय की ऊपरी ढाल पर हिमपात होती है, ठीक है। उसका दूसरा पॉइंट लिखेंगे ग्रीष्म ऋतु, और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए छात्र अध्यापक क्या बताते हैं, सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है। मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। ताप पट्टी के स्थानांतरण के प्रभाव का पता विभिन्न अक्षांशों पर मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड किए गए तापमान को देखकर लगाया जा सकता है। मार्च से दक्कन का पठार का उच्च तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस होता है। अप्रैल में मध्य प्रदेश एवं गुजरात का तापमान लगभग 42 डिग्री सेल्सियस, भागों का तापमान सामान्यतः 45 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। लू ग्रीष्मकाल का एक प्रभावी लक्षण है। ये धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें होती हैं जो कि दिन के समय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती है, ठीक है। उसका छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, ठीक है। और श्यामपठ कार्य पर शॉर्ट में लिख दीजिएगा। ग्रीष्म ऋतु हेडिंग देंगे, उसका पहला पॉइंट लिखेंगे ग्रीष्म ऋतु मार्च से मई तक। दूसरा पॉइंट है मार्च में दक्कन का पठार का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस होता है। उसका तीसरा पॉइंट है अप्रैल में मध्य प्रदेश गुजरात का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रहता है। उसका चौथा पॉइंट है लू ग्रीष्मकाल का एक प्रभावी लक्षण है, ठीक है। उसका तीसरा पॉइंट लिखेंगे वर्षा ऋतु, और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए छात्र अध्यापक क्या बताते हैं, जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में निम्न दबाव की अवस्था तीव्र हो जाती है। यह दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करता है। ये दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें दक्षिणी समुद्रों के उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती है। चूंकि ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर से होकर गुजरती है, इसलिए ये अपने इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती है। ये पवनें तीव्र होती है तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत वेग से चलती है। उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर ये मानसूनी पवनें देश के शेष भाग में लगभग 1 महीने में पहुंच जाती है, ठीक है। और श्यामपठ कार्य पर शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए वर्षा ऋतु हेडिंग देंगे, उसका लिखेंगे वर्षा ऋतु जून जुलाई। उसका पहला पॉइंट लिखेंगे वर्षा ऋतु में पवनें तीव्र होती है, और दूसरा पॉइंट लिखेंगे 30 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत वेग से चलती है, ठीक है। उसका तीसरा पॉइंट लिखेंगे वर्षा ऋतु में पवनें तीव्र होती है तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत वेग से चलती है, ठीक है। उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्राध्यापक बच्चों जो पढ़ाए बच्चों को कितनी अच्छी तरीके से समझ में आया ये जानने के लिए बीच बीच में 1 या 2 प्रश्न करते हैं। तो देखिए छात्राध्यापक पहला प्रश्न पूछते हैं ग्रीष्म काल में चलने वाली हवा को क्या कहते हैं। तो छात्र छात्र क्या उत्तर देंगे, उत्तर देते हैं लू, ठीक है। उसका दूसरा प्रश्न छात्राध्यापक पूछते हैं भारत के उत्तरी भाग में सबसे ठंडे महीने कौन से हैं। तो छात्र छात्र क्या उत्तर देते हैं, उत्तर देते हैं दिसंबर एवं जनवरी, ठीक है। यहाँ पे हमारा प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। उसके बाद आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन शिक्षक केंद्रित होता है, यानी कि शिक्षक अपना तथा छात्रों का भी साथ में मूल्यांकन करते हैं कि जो उन्होंने 45 मिनट का क्लास लिया बच्चों को कितनी अच्छी तरीके से समझ में आया ये जानने के लिए मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करते हैं या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न है मानसून किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न करते हैं ऋतु कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य पे ऐसे प्रश्न बनाइए कि बच्चों को घर पे जाकर वो चैप्टर अभ्यास करने का मौका मिले और आप उनको चेक भी कर सके, ठीक है। इसमें भी मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करेंगे वर्षा ऋतु कितने महीने तक होती है। उसका दूसरा प्रश्न करेंगे ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक होती है, ठीक है। इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और हो सके कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।